नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 NCERT कक्षा 6 के इतिहास विषय का अध्याय 2। अध्याय 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 है आखेट खास संग्रह से भोजन उत्पादक तक। देखिए, हमने पहले वीडियो में जाना कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। आरंभिक मानव कैसा था, सर्वप्रथम कहाँ कृषि का उत्पादन हुआ, सर्वप्रथम चावल कहाँ उगाया गया और आरंभिक नगर या आरंभिक साम्राज्य कहाँ पे स्थापित हुआ। अब इसी यात्रा को हम आगे लेकर चलेंगे अध्याय 2 में। अध्याय 2 का शीर्षक है आखेट यानी शिकार खास संग्रह से भोजन उत्पादक तक। मतलब जो आरंभिक मानव था वो पहले शिकार करता था, फिर उसने संग्रह किया, फिर उसने भोजन का उत्पादन यानी कृषि शुरू की। हम लोग ने पहले अध्याय में पढ़ा कि वो आरंभिक कृषि कहाँ पे हुई और आरंभिक चावल या अन्य फसलों का उत्पादन कहाँ पे हुआ। इस अध्याय में हम जानेंगे कि उसकी प्रक्रिया क्या थी, कैसे वो शिकारी से कृषक बना। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2। तुषार की रेल यात्रा। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की जानकारी, और ऐसे अतीत की जानकारी है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उस समय का कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, या उस समय की जो चीज़ें मिल रही हैं उससे हम परिकल्पना से एक इतिहास की रूपरेखा तैयार करते हैं। हमारे पास लिखित कोई दस्तावेज नहीं है ऐसा जिससे इतिहास के बारे में पता चले आज से लाखों सालों वर्ष पहले क्या था। लेकिन हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें पुरातत्वविदों को मिलती हैं, उसकी वो परिकल्पना गढ़ के इतिहासकार एक इतिहास की संरचना करते हैं। तो वहाँ जब आपका अध्याय शुरू होता है तो तुषार जो एक लड़का है वो एक रेल यात्रा कर रहा होता है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसे कंधे पे हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल में यात्रा करनी शुरू की, बस तो कुछ दशकों बाद आई। तुषार सोचने लगे कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे? क्या वो अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? देखिए, तुषार देखता रहा कि उसको रेलगाड़ी तेजी से चली जा रही, चीज़ें पीछे छूटती जा रही। तभी चाचा ने बोला कि जो ट्रेन है वो 150 साल पहले आई। तुषार ने सोचा, जब रेल या और कोई ऐसा साधन नहीं था तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे, सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे रहते थे? ऐसा नहीं है। तो उसी की परिकल्पना को जब गठित किया तो कैसे जो आरंभिक मानव था वो शिकार करने से लेकर कृषक उत्पादक से बना। शिकार करता था तो वो इधर उधर भटकता रहता था, जब वो कृषक बना तो वो एक स्थायी जगह पे रहने लगा। तो ये उसकी यात्रा कैसे थी, इस विषय में इस अध्याय में चर्चा की गई है। आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? देखिए, मैंने बताया ना, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव अर्थात जो कृषि करने से पहले के मानव थे, जो जब जीवन की शुरुआत हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, उस टाइम जो मानव था वो इधर उधर ही घूमता था क्योंकि वो शिकार करता था। पढ़िए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खास संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखिए, उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप, मैंने आपको अध्याय में बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका आदि आते हैं। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा हैं। 20 लाख साल पहले, अभी वर्ष कौन सा चल रहा है? 2024, यानी ईसा के जन्म के 2024 साल बाद, यानी 20 लाख साल पहले। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितने वर्ष पहले की बात हो रही है। ये हम उन मानव को क्या कहते थे? आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्रह में खाद्य संग्रह करने वालों के नाम से जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्रह कहते हैं। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें नाम से पुकारा जाता था। भोजन के इंतजाम, भोजन मतलब जो वो खाते थे या जिससे वो जीवित रहते थे। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको खा के वो जीवित रहते, चाहे वो मांस हो या फल हो, पत्ती हो, जो भी हो।
आखेटक यानी शिकारी, माने अगर वो शिकार करके अपने भोजन के इंतजाम करते थे तो उन्हें आखेटक कहते थे। या किसी जगह या वन के संप्रदायों को संग्रहित करके अपने खाद्य का या अपने भोजन का इंतजाम करते तो उन्हें संग्राहक कहते थे। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पत्ते आदि अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, जंगली जानवरों को शिकार करेंगे, मछलियाँ चिड़िया, जो आज के ज़माने में भी करते हैं लोग। और फल मूल दाने पौधे पत्ते आदि अंडे इकट्ठा करते थे, वो इनका संग्रह करते थे, फल संग्रह करते थे। आज के लिए लोग में भी हम लोग अनाज का संग्रह करते हैं, गेहूँ धान आदि का संग्रह करते हैं। आखेटक खाक संग्रह संबंध के लोगों के एक दूसरे से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही कारण हो। जो कल्पना करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हो सकता है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि अगर वो एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण ये था कि जब मनो एक जगह रहता था तो कुछ दूरी पे ही जा सकता था, चंद मीटर या किलोमीटर पे जाके जब बहुत समय तक रहेगा तो उसके आसपास के जितने फल पौधे या जानवर होंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भोजन प्रतिदिन चाहिए और इन चीज़ों का विकास प्रतिदिन नहीं होता, ये इनके विकास होने के लिए सालों लगते हैं। तो जब आपका कंजम्पशन प्रतिदिन है, उत्पादन सालों में होता है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि उस जगह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जब एक जगह की चीज़ें ख़त्म हो जाती तो अपने भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण यह था कि जो जानवर थे जिनका मानव शिकार करता था वो भी मांसाहार हो सकते हैं, तो वो अपने शिकार के लिए किसी दूसरी जगह या फिर हिरण या मवेशी मतलब गाय बकरी वगैरह, क्योंकि वो शाकाहारी तो अपने चारे के लिए घास वगैरह के लिए दूसरी जगह जाते होंगे, क्योंकि वो भी अगर एक ही जगह पे खाएंगे तो वो ख़त्म कर देंगे, तो दूसरी जगह उनके लिए जाएंगे। जब वो जानवर दूसरी जगह जाएंगे तो इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाएंगे। तो ये दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण ये है कि पेड़ों या पौधों में फल फूल, देखिए गर्मी में आम का सीज़न होता है, तो जहाँ पे आम के पौधे होंगे वहाँ पे आम की फल होगा, तो गर्मी में लोग आम के फलों की तरफ जाएंगे। उसी की अपेक्षा सर्दियों में सेब की फसल होती है, तो सर्दियों में सेब की फसल की तरफ जाएंगे। तो इन पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो जहाँ पे जिस मौसम के हिसाब से फल या फूल आते थे उस मौसम के अनुसार लोग इलाके में घूमते रहे होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं है। चौथा कारण, पानी के बिना कुछ भी संभव, बिन पानी सब सून। पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बरसात के बाद ही मिल पाता है। देखिए पानी के बिना कुछ नहीं होगा, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, वो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो कुछ नदियाँ जिनमें हमेशा पानी रहता है, कुछ झील जिसमें हमेशा पानी रहता है, कुछ झीलें आपके आसपास भी होंगी जहाँ पे बारिश के बाद ही पानी, मतलब बारिश के सीजन में ही पानी मिलता है, बारिश के बाद वो सूख जाते हैं। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में उधर जाना पड़ता होगा। तो कोई मनुष्य या मनुष्यों का समूह जो ऐसे झील के पास रह रहा हो जहाँ पे बारिश के मौसम में ही पानी मिलता है, तो जैसे ही वो मौसम बारिश का ख़त्म होगा, थोड़े वक्त बाद वो झीलों का पानी जब सूख जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो उनको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे वो पानी उनको मिले। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार और मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते हैं। देखिए ये स्मरण जरूर करना है कि ये सब पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि कोई भी यात्रा का साधन नहीं था, बस ट्रेन प्लेन ये सब कुछ नहीं था, तो ये लोग पैदल ही यात्रा करते थे। कभी कोई रिश्ते नातेदार ये तो कम ही करते होंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? देखिए हम बात कर रहे हैं लाखों वर्ष पहले, तो लाखों वर्ष पहले के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी?
पुरातत्व कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। पुरातत्वविद हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। पुरातत्वविद जो पुरास्थल से मिली चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो उनको ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण या उपयोग आखेटक या खाद्य संग्राहक लोग किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हुए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो ये भी संभव है कि लोगों ने, देखिए, शिकार करने के लिए हाथ से शिकार तो नहीं करेंगे, किसी न किसी औजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो पत्थर, लकड़ी या हड्डी किसी चीज़ से, किसी ठोस चीज़ से बनाया होगा। तो उसमें से पत्थर के औजार आज भी, क्योंकि पत्थर ही ख़त्म नहीं होता, लकड़ी और हड्डियाँ लाखों वर्षों में घर के ख़त्म हो जाती हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। देखिए, औजार जो मिले हैं उसमें कुछ फल फूल काटने, जैसे चाकू नुमा होगा तो फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के हिसाब से गड़ासा टाइप का, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए। जिस प्रकार की उसकी बनावट है, तो पुरातत्वविदों ने कल्पना की कि इस औजार का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए किया जाता होगा। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर बाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए। बाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए। हड्डी और लकड़ियों में मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग धन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए, कुछ औजारों से वो लकड़ियाँ काटते थे, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटते थे। लकड़ियों का इस्तेमाल आज के ज़माने में भी झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये कुछ औजार है। बाएं में देखिए, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता था। देखिए, ये जो दो औजार हैं आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, इसका प्रयोग संभवतः ऐसी जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है जो मानव खा सकता है। और इस औजार का उपयोग इसलिए किया जाता था कि जो कपड़े या चमड़े है उसको सिलने के लिए किया जाता था। तो ये चित्र है, प्रतीक के तौर पे है। कुछ औजार ये भी देखिए, पत्थर से बने हुए का नंबर, ये पत्थर औजारों के प्राचीनतम औजार हैं। खा नंबर, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। गा, इन्हें बाद में बनाया गया। घा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। डा, यह गुटिका प्राथमिक पत्थर। घा नंबर, गुटका मतलब प्राथमिक पत्थर। ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक पत्थर को गुटिका भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इस चित्र में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। रहने की जगह निर्धारित करना। देखिए, आप कहीं जाते हैं या आपके आसपास शहर में कहीं विकास हो रहा होता है, तो लोग रहने की जगह निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे बस्ती बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक है, या रेलवे स्टेशन नज़दीक है, या ये सड़क नज़दीक है। तो उसी प्रकार प्राचीन ज़माने में कैसे लोग रहने का जगह निर्धारण करते थे वो देखिए। मानचित्र देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खास संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसमें देखिए, चित्र में, इस मानचित्र में जो लाल, जैसे ये आपका भीमबेटका है, ये आपका उसंगी है, ये आपका कुरनूल की गुफाएं हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे आखेटक खास संग्रहों के होने के परिणाम मिले। यहाँ से ऐसी वस्तुएं मिली जिससे पता चलता है कि आखेटक या खास संग्राहक लोग यहाँ पे रहते थे। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खास संग्राहक रहते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं रहते, इसके अलावा और जगह भी रहते थे। इसमें मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। देखिए, अभी हमने पिछले स्लाइड में, यहाँ पे देखिए, पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि बिना पानी के जीवन रहना तो कुछ नहीं, बिना पानी के बिना जीवन नहीं है। तो आज के ज़माने में तो हमें पानी कई तरीक़ों से मिलता है। हम ज़मीन से, इंजन के माध्यम से या सबमर्सिबल के माध्यम से निकाल लेते हैं,
या हमें म्यूनसिपाल्टी से आ जाता है या टैंकर आ जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग ऐसे नहीं थे, वो अपना निवासी पानी के आसपास ही बनाते थे, क्योंकि बिन पानी के वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो अपना निवास ऐसी जगह ही निर्धारित करते थे कि यहाँ से पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके। तो इसलिए जो भी कई भी पुरातन स्थल जो हैं नदियों झीलों, क्योंकि यहाँ से पानी और यातायात का साधन भी सुगम होता है पानी से, तो इसलिए वो पानी के झीलों के नदियों के आसपास रहते थे। एक कारण और भी था कि ऐसा क्यों था कि बहुत से पुरातन स्थल झीलों या नदियों किनारे मिले, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए, आपको नदियों या झीलों के आसपास पत्थर मिलेंगे, आज भी आप जाएंगे तो आपको नदियों के आसपास बहुत से पत्थर मिलेंगे। हरिद्वार वगैरह में आप जब चलेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे पत्थर आपको नदियों में मिलते हैं, क्योंकि जो ऊपर से टूट के आते हैं वो धीरे धीरे बहाव की तीव्रता के साथ वो पत्थर जमा होते जाते हैं नदियों के आसपास। और जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त में पत्थर के उपकरण भी बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे उन्हें पत्थर आसानी से मिल सके। तो झीलों या नदियों के पास रहने से उनको पानी की उपलब्धता होती थी, पानी अच्छे से उपलब्ध होता था और पत्थर भी अच्छे उनको मिलते थे। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वो ठीक से नहीं बने होंगे। देखिए, जहाँ पे पत्थर से औजार बने, देखिए पत्थर मिल गया, अब उस पत्थर को तराश के औजार बनाने की जगह को उद्योग स्थल कहते हैं। अच्छा, हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये उद्योग स्थल है? तो पुरातत्वविदों को बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले हैं और कुछ ऐसे टुकड़े उपकरण भी मिले हैं जिनसे वो छोड़ के चले गए क्योंकि वो अच्छे से नहीं बने हुए। साथ ही औजारों के बनने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। देखिए, एक तो बड़े पत्थर मिले हैं और ऐसे उपकरण मिले हैं जो वो छोड़ के चले गए। कुछ पत्थर, एक समूचे पत्थर को जब तोड़ के औजार बनाए जाते हैं तो टूटे पूरे टुकड़े निकलते हैं, वो भी मिले हुए हैं। तो इस आधार पे हम उनको उद्योग स्थल कह सकते हैं। अब कुछ जब लोग उद्योग स्थल अपने पत्थर का औजार बनाते थे तो इन स्थलों बहुत ज़्यादा समय तक रहते थे क्योंकि उनको पत्थर मिलता रहता तो अपना औजार बनाते रहते थे। तो इसी स्थल को आवासीय या उद्योग स्थल कहते हैं, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस। भीमबेटका देखिए, अभी हमने बात की थी भीमबेटका, ये रहा भीमबेटका। भीमबेटका ये आपका आज का मध्य प्रदेश ही है। अब भीमबेटका की खासियत देखिए। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय पुरातन स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इसमें गुफाओं, कंदराव जैसे वो स्थल होते जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके में बनी जो नर्मदा घाटी के आसपास हैं। देखिए, आवासीय पुरास्थल, आवासी मतलब जहाँ लोग रहते थे, पुरास्थल मतलब प्राचीन स्थल। तो ये लोग क्योंकि घर वगैरह नहीं होते थे तो गुफाओं में या कंदराओं में रहते थे। इसलिए गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में मौसम में राहत मिलती थी। ऐसी गुफाएं कहाँ पाई गई हैं? ये गुफाएं पाई गई हैं मध्य भारत में, यानी विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में, दक्कन के पठार के पर्वतीय इलाकों में ये ऐसी गुफाएं पाई गई हैं। और ये आसपास का है, नर्मदा नदी के आसपास है। ये देखिए, ये जो है आपका भीमबेटका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नर्मदा नदी आपकी ये इसके आसपास पाई गई। इनकी गुफाओं में आवासीय स्थल होने की जानकारी मिली है। शैल चित्रकला, शैल मतलब पत्थर, चित्रकला मतलब पत्थरों पे कला। इससे हमें क्या पता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इसमें कुछ सुंदर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इसमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किए। ये एक शैल चित्र का उदाहरण है। ये एक शैल चित्र का उदाहरण है।
ये एक शैलचित्र का उदाहरण है। शैलचित्र यानी शैल मतलब पत्थर, चित्रकला मतलब पत्थरों पे कला, पत्थरों पे चित्रकारी वगैरह करना। ये कहाँ मिले इसका सुंदर? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो इलाका है ना, आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो इलाका है ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मतलब ये आसपास ये इलाका। यहाँ पे देखिए आपको गंगा उसकी सहायक नदियाँ, नर्मदा नदियाँ और कई गुफाएं हैं, नर्मदा उसकी सहायक नदियाँ। तो इसलिए यहाँ पे आवासीय पुरास्थल बहुत मिले हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? देखिए मैं बता चुका, पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखिए पुरास्थल की परिभाषा इन्होंने शॉर्ट में दी है। पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी चीज़ें, वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए हम किसी स्थल को पुरास्थल तभी कह सकते हैं जब हमें ये ज्ञात होगा कि ये यहाँ पर प्राचीन आवास था। हमें कैसे पता चलेगा? जब हम वहाँ पे कुछ औजार, बर्तन या इमारत कुछ मिलेगी, तभी हम इस जगह को कह सकते हैं कि लोग यहाँ, प्राचीन लोग यहाँ रहते थे। तो इसीलिए पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये कभी कभी ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी तल में भी पाए जाते हैं। प्रासाण औजारों का, प्रासाण माने पत्थर, प्रासाण औजारों का निर्माण। प्रासाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता है। यहाँ तरीके बताए गए हैं, नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है, पर एक बार आप देख लीजिए। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल करता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तक तब तक सल्क बनाए जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। पत्थर से पत्थर मतलब दो पत्थर लेके, एक पत्थर, बड़ा पत्थर एक हाथ में, छोटा पत्थर दूसरे हाथ में लेके, जो दूसरा पत्थर था वो हथौड़ी जैसा, मतलब तब तक मारते रहेंगे जब तक वो निश्चित आकार ना ले ले। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था, दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड यानी जिस तरफ से नुकीला या धारदार बनाना है को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। उस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिनसे वांछित उपकरण बन जाए। इसको देखिए, ये इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा है आग की खोज। देखिए आग की खोज, आज जो आप आग का इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन उसकी खोज कैसे हुई ये पढ़िए। मानचित्र में कुरनूल गुफा, जहाँ राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष कहाँ मिले? कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा कहाँ है? दक्षिण भारत में। ये है आपकी कुरनूल गुफा। तो आग के सर्वप्रथम अवशेष कहाँ मिले? कुरनूल गुफा में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। देखिए इन गुफाओं में हमें राख के अवशेष मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। हम फिर परिकल्पना करते हैं कि हमें राख मिली है तो लोग मानो जो है वो आग तो जलाना सीख गया होगा, लेकिन इस आग का इस्तेमाल किस लिए करता था? या तो वो प्रकाश के लिए करता होगा, या मांस पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए प्रयोग करता होगा। नाम और तिथियां। नाम और तिथियां ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपका समय के हिसाब से
काल का नाम का निर्धारण होगा। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम जिन कालों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसके नाम रखे गए हैं। जैसे आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं 2024, सन 2024 चल रहा है, दशक 21वीं सदी चल रही है। उसी तरह पुरातत्वविदों ने उसके नाम रखे हैं, बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा मतलब प्राचीन पत्थर युग, प्राचीन पूरा पाषाण काल। या दो शब्दों यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो इनको सबसे पहला जो समय कालखंड है, कालखंड देखिए, कालखंड ये लिखा है यहाँ पे, कालखंड पूरा पाषाण काल का 20 लाख वर्ष साल से पहले 12,000 साल वर्ष पूर्व से किया जाता है। तो जो सबसे पहला काल है आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका समय 20 लाख वर्ष से पहले, 20 लाख साल पहले से 2000 साल पहले के दौरान, यानी आज से 20 लाख साल वर्ष पहले से आज से 12,000 साल वर्ष पहले के दौरान, यानी कि ईसा के जन्म के 10,000 साल पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। फिर इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो ये समय है देखिए, बहुत लंबा समय, 20 लाख साल वर्ष पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक। तो इस जो पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य, तीसरा है उत्तर। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी है। मानव के इतिहास में मानव का जन्म, मानव का विकास या मानव की खोजों का जो 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी, क्योंकि इसका जो समय है, इसका जो वक्त है वो बहुत है, 20 लाख साल वर्ष पूर्व से 12,000 साल वर्ष पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 साल वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के लगे मुट्ठे, लगे हंसिया आदि जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। देखिए, पूरा पाषाण युग के जो पाषाणी औजार थे वो थोड़े बड़े थे, लेकिन मध्य पाषाण युग में हमें क्या बदलाव मिलता है? पर्यावरणीय बदलाव मिलता है। पर्यावरण में बदलाव हो रहा होता है, ठीक है। और इसका समय कितना है? लगभग 2000 साल, यानी आज से 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक को। अच्छा, इनको लघु पाषाण काल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के जो औजार थे वो थोड़े से छोटे थे, बहुत छोटे थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। फिर है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसके अगले अध्याय में तुम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि अगले अध्याय पूरा ही नव पाषाण युग का है, इसलिए इतना जान लीजिए कि इसका समय क्या है। तो पहला समय क्या है? पूरा पाषाण काल 20 लाख साल वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल वर्ष पूर्व तक। दूसरा मध्य पाषाण काल 12,000 साल वर्ष से लेकर 10,000 साल पहले तक। तीसरा नव पाषाण युग लगभग 10,000 वर्ष पहले से, ठीक है। तो और पूरा पाषाण युग को 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर भागों में बांटा गया है। बदलती जलवायु। अब देखिए, अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि मध्य पाषाण युग में पर्यावरणीय बदलाव हो रहे थे। पर्यावरणीय बदलाव क्या था ये देखिए। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। देखिए, 12,000
साल वर्ष पूर्व, मतलब वही मध्य पाषाण युग जिसे पर्यावरणीय बदलाव का युग भी कहा जाता है, उस वक्त क्या हुआ कि गर्मी थोड़ी सी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ, उसे घास के मैदान बने। जब घास के मैदान बनेंगे तो आपके जितने भी शाकाहारी जो घास वगैरह खाते हैं उन जानवरों की संख्या बढ़ेगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए, इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, जब इनकी संख्या बढ़ी तो वो लोग भी इनके पीछे आए। जब उनके पीछे आए तो इनके बारे में अध्ययन करने लगे कि कैसे खाते हैं और कब इनका प्रजनन, कब ये प्रजनन करते हैं, कब ये अपने बच्चे जनते हैं, ये सब जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ये परिकल्पना, मैं एक बोला कि इतिहास परिकल्पना है। देखिए यहाँ पे परिकल्पना है कि जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो अगर ये प्रश्न आता है किस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, तो मध्य पाषाण काल। अगला देखिए, खेती और पशु। अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। बहुत सी चीज़ें इसमें कल्पना है और बहुत सी चीज़ें हकीकत है जो आज के समय में भी हैं, तो इसको पढ़िए। उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। पहले उन्हें किसी ने उगाया नहीं, पहले वो अपने प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। यहाँ पे कल्पना है, यहाँ पे कल्पना है। साथ ही वो ये सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। यहाँ पे पूरी कल्पना है कि लोग कृषक कैसे बने, कि जो जितने भी फसलें, गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज पहले प्राकृतिक रूप से उगे, फिर जो मानव था, जो भी पुरुष, महिलाएं, बच्चे थे, उन्होंने बटोरना शुरू किया। जब बटोरा उन्होंने ये भी देखा कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं, किस प्रकार के मौसम में उगते हैं और कितने समय में ये पूर्ण रूप से पक्के तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते उन्होंने सीख लिया कि हमें खेती करने के लिए इस तरह की मिट्टी के, इस तरह की पानी की, इस तरह की मौसम की ज़रूरत है और इतने समय में पक्के तैयार हो गए। धीरे धीरे वो कृषक बन गए और जब कृषक बन गए तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। इस तरह लोगों ने अपने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। इस सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखिए जब लोग कृषक बन गए तो उन्हें जानवरों की भी आवश्यकता हुई। जानवरों की आवश्यकता हो सकता है उस वक्त पे अलग रही हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जानवर थे जिनको शिकारी नहीं थे, मतलब शाकाहारी जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए अपने घरों के आसपास चारा रखा। और जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो जंगली कुत्ते का जंगली पूर्वज, मतलब क्योंकि उस वक्त पे सभी जो जानवर थे वो जंगल में रहते थे, यानी जंगली ही थे। तो जिस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने झुंडों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। पहले पैरा में उसने बताया कि वो कृषक कैसे बने, दूसरे पैरा में बोल रहा है कि वो पशुपालक कैसे बने। पहले लोगों ने जानवरों को अपने आकर्षित करने के लिए अपने घरों के आसपास चारा रखा, तो जो शाकाहारी जानवर थे वो उस चारे को खाने के लिए आए तो उनको पकड़ के पालतू बना लिया। और फिर भेड़, बकरी, गाय और जैसे जानवर अपने घरों के आसपास आने के लिए उत्साहित करने लगे। तो ऐसे जो जानवर तो झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, तो वो झुंड में रहने लगे। जो लोग थे इनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे वो इसी तरह वो पशुपालक बन गए। ठीक है, अब बसने की प्रक्रिया, ये सब तो चीज़ें होंगी। कैसे वो पशुपालक कृषक बने, कैसे आवास स्थान ढूंढे, अब कैसे बसे,
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बख्शने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बख्शने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न। देखिए, आज के ज़माने में जो पालतू जानवर है, जो जंगली जानवर है, वो भिन्न है। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। देखिए, हमें कौन सी फसल उगानी है, हमें किस प्रकार की खेती से हमारा लाभ होगा, इसका चयन हम ही करते हैं। किस प्रकार के जानवर का हमें पालन करना है, हम उस जानवर से क्या चाहते हैं, इसका भी चयन हम ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ये तो जाहिर सी बात है, आप उसी जानवर का आप चयन करेंगे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों को बीज का संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उसे उगाने के लिए उनके गुण सुनिश्चित कर सकें। ये बचने की प्रक्रिया है। बचने की प्रक्रिया में देखिए, लोगों द्वारा जो पौधे जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये पौधे और जानवर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न थे, और इसकी वजह थी कि लोग इनका चयन खुद करते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जानवरों का चयन करेंगे, ऐसे पौधों का चयन करेंगे जिनसे अनाज पैदा हो सके या जिनको बीमार होने की संभावना कम हो। और पौधे के बीजों को संभाल कर इसलिए रखा जाता था ताकि वो उनको फिर से उगा सके। उन्हीं जानवरों को अगर प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। देखिए, हिंसक जानवर को आप अपने को पालतू नहीं बनाएं, क्योंकि हो सकता है वो आप पे ही हमला कर दे। तो हम ऐसे जानवरों को ही प्रजनन के लिए चुनेंगे जो अहिंसक होते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए, जब शुरू में ये सब एक ही थे, चाहे वो जंगली पौधा या जंगली जानवर हो, क्योंकि सब जंगल में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उनको अपने हिसाब से चयन करना शुरू किया, अपने हिसाब से पालना शुरू किया, तो धीरे धीरे जंगली जानवरों या पौधों से भिन्न होते गए। इसका एक उदाहरण है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले वर्ष शुरू हुई। वास्तव में आज हम जिस भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से। देखिए, हम लोग आज क्या करते हैं, कृषि या किसान से ही जो अनाज उत्पन्न होता है उसी को तो हम खाते हैं। तो ये प्रक्रिया कब शुरू हुई? आज से 12,000 वर्ष पूर्व। और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन के स्वरूप आज हमें जो भोजन मिल रहा है हमें इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये प्रश्न ये इसको ध्यान दीजिएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। बाकी फसलें जो आई वो धीरे धीरे मानव विकास पे धीरे धीरे उनका उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ है, और पालती जानवरों में सबसे पहले कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था वह उसके बाद, और उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। देखिए, आखेटक शिकार करते करते, भोजन संग्रह करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते जाते वो धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को शिकार न करके उनको पालना शुरू किया, भोजन का संग्रह न करके उनको उगाना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। तो जब ये परिवर्तन आया तो एक नई जीवन शैली, एक नई लाइफ स्टाइल का उदय हुआ। देखिए, किसी पौधे के बीज को इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। देखिए, आप कोई भी बीज डालेंगे तो उसकी फसल पकने में या पौधे को बनने में थोड़ा वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, इनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। क्योंकि अगर आपने बीज डाल के आप उस जगह से चले गए तो हो सकता है वो बारिश में ख़राब हो जाए, या उसको कोई जानवर ख़राब कर दे, वो थोड़ा सा बड़ा और उसको जानवर ख़राब कर दे। तो जब, क्योंकि इस पौधे से बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया में टाइम लगता है, तो जब बीज डालते थे तो उसको देखभाल करने के लिए वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लगे। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने से खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे।
कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जो आज के नए जीवन शैली, जो आज की जीवन शैली है कि जब किसान बीज डाल देता है, वो अपने फसलों को पहले पकने तक लेके, बीज बोने से फसलों को पकने तक कितने काम होते हैं। सिंचाई करना होता है, खरपतवार हटाना होता है, जानवरों चिड़ियों से उनकी रक्षा करनी होती है, कीटनाशक वगैरह डालना होता है। और उसके बाद जब कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि अगली बार जो फसल होगी वो अगले साल ही होगी। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। देखिए, अनाज उग गया, अब इसी अनाज को हम बीज के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहिए था, आवश्यक था, और भोजन के रूप में भी। क्योंकि जब जो अनाज हमने उगाया है, इस अनाज का अगला उत्पादन 1 वर्ष बाद जब वो उस हिसाब से अनुकूल परिस्थितियाँ बनेगी मौसम की या मिट्टी की, तभी हम बीज को बो सकते हैं ना। इसलिए तब तक हमें उसी अनाज को भोजन के रूप में और बीज दोनों के रूप में उपयोग करना था। तो जब उपयोग करना था, उसको भंडारण में, उसका संग्रह भी करना था। तो लोगों ने क्या इसके लिए किया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। क्यों? देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। पहला, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती रहती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। जैसे गाय है, गाय बच्चे देती है तो वो एक और गाय बन सकती है, गाय से हमें दूध भी मिलता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। दूध भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए, भोजन का भंडारण जरूरी नहीं अनाज का ही भंडारण किया जाए, आप पशुपालन भी कर सकते हैं, क्योंकि पशु से हमें दूध भी मिलेगा, जो भी एक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं से हमें मांस मिलेगा, जो वो एक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जानवर एक चलता फिरता खाद्य भंडारण। ठीक है, अब 1 मिनट। आरंभिक कृषक और पशुपालक। अब देखिए, आरंभिक कृषक और पशुपालक कहाँ मिले, इसके बारे में हम देखते हैं। मानचित्र देखिए, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे? नीले वर्ग जैसे ये मेहरगढ़, बुरझूम, कोल्डिवा, मागड़ा, चिंजौन, दोहाजी है, ओडलिंग, उल्लूर। ठीक है, ये आपके कुछ स्थान हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषि और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये वो स्थान है जहाँ पे शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के सबूत मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में, देखिए ना, पूरे उपमहाद्वीप में। ये देखिए, ये यहाँ है, फिर दक्षिण में है, ये पूरब में है, ये मध्य है ना। तो ये हर जगह पाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्ववर्ती तथा दक्षिण भारत में। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि पश्चिमोत्तर, यानी कि ये मेहरगढ़ और ये बुर्ज खर और ये दोजी और ये हुल्लूर और ये पयमपल्ली। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, दिया गया होगा। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यह नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशु की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। कहने को तो कह दिया कि कृषक और पशुपालक की बस्तियां हैं, लेकिन कैसे साबित करेंगे? तो जो पौधे पशु की हड्डियों को मिले हैं उनका अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष हैं। बहुत से अनाजों के दाने जले हुए मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ के जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो स्थान अभी जो बताए गए, मैंने बताया भी पिछले उसमें स्लाइड में, कि ये आरंभिक कृषक और पशुपालक होने के सबूत मिले, लेकिन कहने से नहीं। हमें सबूत क्या मिले? हमें जले हुए अनाज के दाने मिले हुए। 1 मिनट। विभिन्न जानवरों की हड्डी मिली हुई, जिनकी पहचान वैज्ञानिकों ने की है।
आगे बढ़ते हैं। स्थायी जीवन की ओर। शिकार करने से लेके एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकने से लेके एक नई जीवन कृषक और पशुपालक बनने से लेके फिर अब एक स्थायी जीवन जो आज का जीवन का स्वरूप है, हम वहाँ पे आ गए। अब देखिए कैसे हम स्थायी जीवन की ओर चले। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसा कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे मतलब गड्ढे खोदते, जो आजकल बेसमेंट की तरह हम कह सकते हैं, उसे गर्तवास यानी बेसमेंट कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बुर्ज होम है, यहाँ पे गर्तवास मिले। गर्तवास मतलब गड्ढे में घर मिले हुए, जिसको हम लोग आजकल जाने में बेसमेंट भी कह सकते हैं। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और अंदर और बाहर दोनों तरफ आग जलाने के स्थान मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये मौसम के अनुसार अंदर बाहर खाना बनाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा प्राचीन युगीन पत्थर उपकरणों से भिन्न है, इसलिए से इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। देखिए बहुत सी जगह पे पत्थर मिले, लेकिन कैसे पत्थर मिले? जो पूरा पाषाण युग के पत्थर के उपकरण उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी जिनकी धार को और अधिक पैना करने की उस जगह पे पॉलिश चढ़ाई गई है। देखिए पूरा पाषाण युग काल के जो पत्थर थे ज़्यादा पैने नहीं होते थे, उसमें शेप बनता था, आकार बनता था। लेकिन नवपाषाण युग में इनके पत्थर पैने भी होते थे और उनकी धार को और पैना बनाने के लिए पॉलिश चढ़ाते थे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए गया। इनका उपयोग हम आज भी करते हैं घरों में, गाँव में चले जाएंगे तो, शहरों में तो बंद हो गया, पर गाँव में ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी होता है। देखिए वही लिखा है, आज हजारों साल बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन पत्थर विभिन्न औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियाँ से भी बनाए जाते हैं, पत्थरों से या हड्डियों से, जो हम पढ़ चुके हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण मतलब सजाना। क्या मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो पूरा नवपाषाण युग के पुरास्थल हैं, उनको क्या है सजाया जाता था ऊपर से। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन एक साथ ही आ गए होंगे? नहीं। देखिए नवपाषाण युग में हमें क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले जो अलंकृत थे, मतलब जिनको सजाया गया हुआ था। उसमें क्या था, लोग भंडारण करते, चीज़ों को रखते थे। फिर उनका क्या धीरे धीरे खाना बनाने के लिए उपयोग करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण, मतलब चावल, गेहूँ, दलहन अनाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे कपड़े बुनने लगे तो कपास का उत्पादन शुरू हो गया। अब एक कल्पना कीजिए, क्या ये परिवर्तन एक साथ आ गए होंगे? नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन करने का काम करते रहते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाने। देखिए ये जो स्थायी जीवन के जो आज का जीवन है, इसका परिवर्तन लाखों सालों में आया। हमने आरंभिक वारों के बारे में पढ़ा कि वो शिकार करता था, खेत करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। धीरे धीरे लोगों ने खेती और पशुपालन को धीरे धीरे ही अपनाया ना, तो एक साथ परिवर्तन नहीं आया। सूक्ष्म निरीक्षण, देखिए एक मैंने सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ के बारे में दिए। मेहरगढ़ माने ये जहाँ पे आरंभिक कृषि के होने की प्रथम अध्याय में पढ़ा था हम लोग। यह महत्वपूर्ण ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल है। देखिए ईरान जाने, अगर स्लाइड में मैंने देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये है आपका मेहरगढ़। ये आज का पाकिस्तान है, लेकिन पूरा भारत ही था।
और ये है आपका ईरान। तो इस दर्रे के आसपास ये जो दर्रा है ना, यहाँ पे था ये, इसको बुलंद दर्रा कहते हैं। यहाँ पे था मेहरगढ़, ठीक है, ये मैप मैंने लगाया है। मेहरगढ़ बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना शुरू किया। देखिए हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले गेहूँ और जौ किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास उगाए गए ना, वही उसी इलाके का नाम दिया है मेहरगढ़। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं जंगली, इसमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं, क्योंकि वो भेड़ और बकरियों को पशुपालन करते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये देखिए, ये दिखा है, ये हमें मेहरगढ़ से मिला है। ये चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली है। इस एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, संभवतः इसे पल्लों में मृतक के खाने के साथ। देखिए मेहरगढ़ में आरंभिक लोग रहते थे, उन्होंने उनके घर कैसे होते थे कि ये चित्र दिया है, कुछ ऐसे अवशेष मिले। ये 4 कमरे होते थे, इसमें से कुछ भंडारण के तौर पे यूज होते थे। और ये जो कब्र है ये है, ये घरों में ही कब्र बना लेते थे, क्योंकि उनके प्रति सम्मान जताते थे। उनका मानना था कि लोगों की परलोक में भी एक दुनिया है, मृत्यु के बाद भी एक दुनिया। इसलिए वो देखिए, ये जो अभी ये बकरी का, इसमें देखिए बकरी, ये है बकरी, शायद मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये है बकरी को भी दफना दिया इसके आदमी के साथ, क्योंकि वो हो सकता है वो सोचते थे कि परलोक में भी लोग जीवित रहते थे, तो वहाँ पे उनके खाने के काम आएगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विषयों का, संपूर्ण अध्यायों का अच्छा सा अध्ययन करूँगा और आपके साथ सीखूँगा, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है दोस्तर, यानी कि दोस्त भी और सर भी, सीखूँगा भी और सिखाऊँगा भी। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अध्याय 1